तो अभी हम जो बात करने वाले हैं ये है मेडिटेशन टेक्निक्स फॉर बिगिनर्स। जब हम राजयोग का कोर्स कराते हैं तब भी, और कई बार बहनों को कोई संस्था, कोई भी बाहर से निमंत्रण आता है, इसलिए आता है कि आप हमारे यहाँ आइए और हमें मेडिटेशन सिखाइए, है ना। और अक्सर करके ये होता है, उन्होंने बुलाया मेडिटेशन के लिए होता है कि यहाँ बहुत गड़बड़ है बहन जी, आप आइए मेडिटेशन सिखाइए, थोड़ी शांति होगी, लोग बहुत एंजाइटी में हैं। और अपन जाते हैं और लगभग पूरा पौन घंटा, कई बार 1 घंटा पूरा भाषण करते हैं और लास्ट में 10 मिनट का मेडिटेशन करा के आ जाते हैं। फिर वो अगली बार बोलते हैं दीदी आप आइए मेडिटेशन कराइएगा। फिर से हम जाते हैं, फिर से एक लेक्चर सुनाते हैं और फिर उनको 5-10 मिनट का मेडिटेशन कराते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि टाइम ही ख़त्म हो जाता है मेडिटेशन होते होते, तो उन सबको ऐसा लगता है अब छोड़ दो, हमें जाना है ना। तो इस लेसन में हम 2 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स पर बात करेंगे, विजुअलाइजेशन और रिफ्लेक्शन, जो कि हम किसी भी जगह पर, कॉलेज में, स्कूल में या किसी भी संस्था में, चाहे उन्होंने राजयोग का कोर्स किया है या नहीं किया है, परंतु हम उनको इस तरीके से मेडिटेशन करा पाएंगे। दूसरा, राजयोग का आधार और विधि, उसके भी पॉइंट्स जो हैं वो भी हम इसी लेसन में कवर करेंगे। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आखिर भी मेडिटेशन किसको कहते हैं, है ना। तो 3 बातें आती है, पिलर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ राजयोगा, 8 पावर्स और मेडिटेशन। तो मेडिटेशन वास्तव में है क्या? मेडिटेशन एक मानसिक प्रक्रिया है ना, जो हमारे मन को शांति देती है, क्लैरिटी देती है ना। मन शांत होता है और हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। ऐसे ही मेडिटेशन मतलब क्या होता है, किसी एक वस्तु पर, दुनिया में बहुत सारे मेडिटेशन ऐसे हैं जो किसी वस्तु पर, किसी कागज़ पर, किसी चित्र पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। और हम राजयोग में भी एक विचार के ऊपर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। तो मेडिटेशन वो प्रैक्टिस है जहाँ पर हम मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं अपने विचारों पर, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी उसके अटैचमेंट में आए हुए। और ये हम अभी सब देखेंगे, तो अभी थ्योरेटिकल बात है। और इन सभी पीपीटीज़ की फ़ोटो आपको लेने की आवश्यकता नहीं, सब पीपीटीज़ आपको मिल जाएगी। ड्राइव का लिंक शेयर कर देंगे, आप वहाँ से सारी एज इट इज़ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बात आती है, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा कौन सा है, राजयोग मेडिटेशन। तो राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है जिसमें बहुत सारे क्या हैं, राज भरे हुए हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। कौन कौन से सीक्रेट्स हैं? मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, समय कौन सा चल रहा है, ये सारे सीक्रेट्स ही तो हैं जो सिर्फ हमें पता है, सारी दुनिया को थोड़ी पता है। टॉप सीक्रेट ऐसे करते हैं ना बच्चे, टॉप सीक्रेट, तो ये टॉप सीक्रेट हमें ही पता है। तो ये राजयोग में सारे सीक्रेट्स हैं। और योग शब्द का मतलब क्या होता है, जोड़, है ना। तो ये किस किस का जोड़ है, किस किस का कम्युनियन है, आत्मा और परमात्मा का। ऐसे ही राजयोग शब्द बना है राजा। तो राजा मतलब किसके राजा? कल स्टोरी सुनाई थी क्या मुकेश भाई जी ने, एक व्यक्ति था जिसको विश्व का राजा बनना था, सुनाई थी स्टोरी? नहीं सुनाई थी। एक व्यक्ति था, अब उसको शौक चढ़ गया, पढ़ा थोड़ा बहुत इतिहास, तो उसको भी लगा कि मेरे को भी दुनिया पर राज करना है, कैसे करूं कैसे करूं। अब हलचल मच गई अंदर में, ढूंढ रहा था कि कोई मिले जो मुझे विश्व पर राज्य करना सिखाए। तो किसी ने बताया कि फलाने महात्मा जी इतने तारीख को अपने गांव में आएंगे, उनसे बात कर लेना, शायद उनके पास विधि हो तुझे विश्व का राजा बनाने की। तो वो इंतज़ार करता रहा, वो दिन आया, वो क्षण आया, वो पहुंचा महात्मा जी के पास। कहता है मैंने सुना है आप हर एक समस्या का समाधान देते हो, तो मेरी भी एक प्रश्न है कि मुझे इस विश्व का मालिक बनना है, आप मुझे कोई तरीका बताइए। अब वो महात्मा जी तो विद्वान ही थे ना, वो समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बना दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आप कल शाम को आना और एक होमवर्क है ये करके आना। और होमवर्क है कि कल शाम तक बंदर को याद मत करना। क्या होमवर्क है? कल शाम तक बंदर को याद मत करना। अब वो वहाँ से चला गया घर बड़ा खुशी में कि महात्मा जी मेरे को
कल शाम को मिलेंगे और इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि विश्व का मालिक कैसे बनूंगा। तब तक मुझे बंदर को याद नहीं करना। अब कौन दिख रहा है उसको? बंदर। थोड़ी देर में उसको समझ में आया कि मुझे तो बार बार बंदर ही दिखना है और मुझे करना क्या है? बंदर को याद नहीं करना है। अभी नॉर्मली हम में से किसको बंदर दिख रहा था? नहीं, जब तक ये बात शुरू नहीं की थी उससे पहले किसको बंदर याद आ रहा था? अभी सबको बंदर दिख गया है ना। तो फिर वो कल शाम को नहीं, आज शाम को ही चला जाता है और कहता है, महात्मा जी मुझे माफ़ करो, मुझे कोई विश्व का मालिक नहीं बनना, आप तो इस बंदर को मेरे दिमाग से निकाल दो, है ना। तो कहने का भाव है राजयोग अर्थात स्वयं पर राज्य करने की कला। जिसने स्वयं का मन जीता है वो ही इस जगत को जीत सकता है। तो राजयोग मना राजा किसका? अपनी इन पांचों कर्मेंद्रियों का। और मेडिटेशन शब्द एक लैटिन वर्ड होता है मेडरी, इससे बना है। इसका मतलब होता है हील करना, उपचार करना, स्वस्थ करना। तो मेडिटेशन हमें मानसिक रूप से स्वस्थ करता है। आजकल दुनिया में शब्द बहुत चल रहा है मेंटल हेल्थ, है ना। आप में से भी कई दीदियाँ हमारी सेशन करा के आई होंगी, मेंटल हेल्थ पर बुलाते हैं आजकल तो सभी ब्रह्मा कुमारी को मेंटल हेल्थ पर बात करने के लिए। तो मेडिटेशन हमें मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। अब जो भी हमारी ऑडियंस है, हमको उसके लिए मेडिटेशन इजी बनाना है, उसको मेडिटेशन को बहुत सिंप्लीफाई करके बताना है। इसलिए हमने यहाँ पर पहले राजयोग की डेफिनेशन देखी। अब कई बार हम कहीं जाते हैं सेशन कराने के लिए 1 घंटे का 2 घंटे का, और उन लोगों को मेडिटेशन करा के भी आते हैं, उनको बहुत अच्छा भी लगता है, और फिर हम उनको बहुत अच्छे से निमंत्रण भी देकर आते हैं कि आप रोज़ हमारे सेंटर पर आया करिए। पर प्रैक्टिकली हर एक व्यक्ति के लिए ये सब कुछ संभव नहीं है। तो हम अगर उन्हें ये भी बता सकें कि आप अपने ही स्थान पर कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, तो वो उनके लिए और अच्छा हो जाएगा। जैसे कि कुछ बातें मेडिटेशन की है। ये एक ऐसा मेडिटेशन है जिसको खुली आँखों से करते हैं। क्यों करते हैं खुली आँखों से? आप लोग जवाब देंगे। जो सामने है ताकि वही दिखाई दे। और कोई बात? जी, दृष्टि का महत्व होता है ताकि हम परमात्मा से शक्ति ले सकें। कर्म करते परमात्मा को याद करना है, इसलिए आंखें खोल के करेंगे तो ज़्यादा समय कर पाएंगे, है ना। और जी, आँखों पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। जहाँ जो देखना चाहे वो ही देख सकते हैं। इधर से कोई? आंखें बंद करने से नींद आ जाती है। हमारे भी वाइब्रेशंस जो निकलेंगे वो आँखों से ही निकलेंगे। जी, मन को एकाग्र करके, नैनों को स्थिर करके हम बैठते हैं। आज जागृति बहन, मेमोरी पावर भी बढ़ता है आंखें खोल के करते हैं तो, है ना। हम सबके पास में पर्याप्त उत्तर हैं कि क्यों हम ये मेडिटेशन आंखें खोल करके करते हैं। क्योंकि हमें कंसंट्रेशन डेवलप करना है। तो आंखें बंद करके कंसंट्रेशन चाहिए या आंखें खोल के कंसंट्रेशन चाहिए? आंखें खोल के चाहिए। तो हम उसको डेवलप भी आंखें खोल के ही करेंगे। बैठे बैठे योग किया, बुद्धि एकाग्र हुई, अब कोई कर्म करेंगे तो वो एकाग्रता से कर पाएंगे। दूसरा है, ये बहुत इजी और नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हमने अभी बंदर को याद किया, है ना, ऐसे ही स्वयं को और परमात्मा को याद करना है मन की आँखों से। तो इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। हम बरसों से किसी ना किसी को तो याद करते ही आए हैं, तो भगवान को याद करना है, सिर्फ रिप्लेस करना है। तो ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। और यहाँ पर किसी भी तरह के हम आपको मंत्र या कर्म कांड नहीं सिखाने वाले हैं कि आप घर जाइएगा और ये ऐसे ऐसे करिएगा और हो गया मेडिटेशन। ऐसी कोई भी विधि राजयोग में नहीं आती है। तो अब करें क्या? आप अपने स्थान पर, अपने ही घर में एक ऐसा कोना, ऐसी जगह चुन लीजिए जो साफ हो, स्वच्छ हो, जहाँ पर कि आप हर रोज़ एक निश्चित समय पर बैठ कर के मेडिटेशन कर सकें। आप हमारे सेवा केंद्र पर आएँ तो वो तो सर्वोत्तम है, क्योंकि वहाँ आपको वातावरण मिलेगा। पर अगर संभव नहीं है तो आप अपने ही, अगर स्टूडेंट है तो अपनी ही स्टडी टेबल के आसपास अपने ही रूम में एक ऐसी व्यवस्था करें जहाँ रोज़, हो सकता है अभी आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है, लेकिन आप रोज़ अगर वहाँ पर बैठेंगे 10-15 मिनट साइलेंस में, जैसे हम आज आपको सिखाएंगे, धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा।
तो एक बात तो यहाँ पर ये भी है कि मेडिटेशन के लिए हम कोई समय निश्चित कर लें, परंतु साथ साथ ये भी बात है कि हम मेडिटेशन कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको स्वच्छ कपड़े, आपका स्थान जहाँ पर है, जहाँ आप मेडिटेशन करते हैं वो जगह स्वच्छ हो, आप स्नान किए हुए हों, फ्रेश फील कर रहे हों, तो आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा। ये कुछ गाइडलाइंस हम उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इस सेशन को सिर्फ एक सिंगल सेशन अलग से ले रहे हैं कोर्स के अलावा, तो ये जो कल हमने वो परमात्मा के लेसन में बच्चे वाला वीडियो देखा था, वही वीडियो है यहाँ पर, हम इसको दिखा सकते हैं, पर हमने कल देख लिया इसलिए हम वापस नहीं देख रहे हैं। फिर बात आती है, वो व्यक्ति पूछते हैं कि भाई बहन जी कब करें, हमारे पास तो समय ही नहीं है मेडिटेशन करने के लिए, है ना। आपके पास तो ना जॉब है, ना बच्चे हैं, ना गृहस्थी है, तो आपने तो दुनिया छोड़ दी, आप तो कर लो, हम कैसे करें बहन जी, इतना तो ऑफिस का काम, फिर परिवार है। तो यहाँ एक बहुत सुंदर वीडियो है जो हम उनको क्या देखा वीडियो में कि जब हम आपस में बात करते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती है, इधर से थोड़ा सा इधर चला गया, इधर से थोड़ा सा, वो जैसे स्कूटी नहीं होती, कई बार पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो अपन थोड़ा सा दूसरे के में से ले लेते हैं, लेकिन अंत में तो कहीं जाना पड़ता है, पेट्रोल पंप पे जाना पड़ता है, तो दोनों फुल हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी पहले वो ऑफिस से आए, सब थके हुए थे, कुछ लोग आपस में बात करके चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे, है ना, कि शायद इससे बात करके खुशी मिल जाए, इससे बात करके प्रेम मिल जाए, इससे बात करके मज़ा आ जाए। लेकिन समझदार कौन था?
जिसने अपने समय को सफल किया, अपने आप को उस ट्रैवलिंग टाइम में परमात्मा के साथ कनेक्ट किया। अब वो घर पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा? फ्रेश, चार्ज, खुश खुश सा। और उसके घर के लोग भी कैसे हो जाएंगे? खुश खुश। नहीं तो ऑफिस से घर पहुंचते हैं तो और क्या होता है? चिड़चिड़, फिर घर जाके किसी ने कुछ कह दिया तो और चिड़चिड़, है ना। लेकिन तो जब लोग हमसे प्रश्न करते हैं बहन जी कब करें, तो हम यहाँ पर ये बात उनको समझा सकते हैं कि जब हम जो हमारे टाइम स्पेसेस हैं, बीच बीच में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे काम है जहाँ बुद्धि का ज़्यादा काम नहीं है, तब हम बीच बीच में मेडिटेशन को करके अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। फिर यहीं पर ही हम उनको जो ट्रैफिक कंट्रोल है इसके बारे में बता सकते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बहुत सुंदर तकनीक है ट्रैफिक कंट्रोल की। हम बीच बीच में रुक करके मन को शांत करते हैं और अपने जीवन में मेडिटेशन को हिस्सा बनाने के लिए हम कोई नियम भी बना सकते हैं कि हर रोज़ उठते ही करेंगे, भोजन करने से पहले करेंगे हर बार, या फिर सोने से पहले करेंगे। तो कहने का भाव है मेडिटेशन कोई भी कभी भी और कहीं भी कर सकता है। एनीवन, एनी टाइम और एनीवेयर कैन डू मेडिटेशन। तो हमने बात की कि मेडिटेशन हम कब कर सकते हैं, ठीक है। तो मेडिटेशन कोई भी कभी भी और कहीं भी कर सकता है, वीडियो से भी हमने देखा। अब जो हमारे राजयोग कोर्स में जो आते हैं, राजयोग के आधार और विधि, उसको जस्ट हम देख लेते हैं। राजयोग का आधार क्या है? कौन कौन सी 4 बातें आती है इसमें? परिचय, फिर स्नेह, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्तियाँ, है ना। इन सब पर तो हम बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट है राजयोग, अर्थात ऐसा योग जब हम अपने को आत्मा समझ के, ये वो क्षण है जब हमें उनको पूरी प्रॉपर विधि बतानी है। हमको अपने को आत्मा समझना है, जो हम समझ चुके हैं, परमात्मा को हम जान चुके हैं, अब हमें कनेक्ट होना है। जब हम परमात्मा के साथ में कनेक्ट होते हैं तो ये जो 5 भूत है ना, जैसे बिजली का सॉकेट कनेक्ट होता है, बिजली आती है तो क्या होता है? अंधेरा भाग जाता है, भगाना नहीं पड़ता ना कि जाओ अंधेरा, जाओ अंधेरा। ऐसे ही जब हम मेडिटेशन अर्थात योग में परमात्मा को याद करते हैं तो उसकी शक्ति से ये जो भूत हैं, अंधेरे में जो भूत लग गए थे हम सभी पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के, ये सारे भूत भाग जाते हैं। तो जब हमने अपने को आत्मा समझ के परमात्मा के साथ अपने मन और बुद्धि को संबंध जोड़ा तो फिर क्या हुआ? ये 5 भूत धीरे धीरे करके भागने लगे। तो ये है राजयोग का पूरा प्रोसेस। पर हो सकता है ये विधि है, लेकिन इस विधि का अनुभव करने में सामने वाले को समय लगे, उसके लिए वातावरण, उसके लिए वो कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना उनका मन शांत है, तो उनके लिए हो सकता है कभी कभी ये बातें, ये सब डिफ़िकल्ट भी हो। तो हम कुछ और टेक्निक्स भी आज देखेंगे। अब ये जो विधि है राजयोग की, वो कौन सी विधि है कि पहले हम बैठते हैं, चिंतन करते हैं, फिर मन बुद्धि एकाग्र होते हैं और फिर हमें कुछ अनुभूति होती है। ऐसे ही तो बैठते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, प्रकृति के मध्य विराजमान हूँ, ऐसे चिंतन करते करते फिर ये पहले देह का भान भूलता है, फिर हमारे मन बुद्धि एकाग्र होते हैं, इधर उधर की सांसारिक बातें जाती है और फिर कुछ क्षणों के लिए अच्छी सुंदर शांति की, परमात्मा के प्रेम की अनुभूति आत्मा करती है। तो ये तो राजयोग का प्रोसेस है। अब इसके बाद जिस टेक्निक पर हम बात करने वाले हैं वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब सकारात्मक मानसिक चित्रण तैयार करना, है ना। जैसे कि हम सतयुग के बारे में जो सोचते हैं, हम अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, ये सब क्या है? विजुअलाइजेशन। वो चीज़ है नहीं प्रेजेंट टाइम में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? विजुअलाइज कर रहे हैं उसको। और विजुअलाइजेशन में इतनी ताकत है कि हम जिस चीज़ को बार बार मन की आंखों से देखते हैं वो चीज़ साकार होती है। सतयुग इस सृष्टि पर अभी है नहीं, पर बाबा ने क्या कहा? रोज़ याद करो सतयुग को, सुख धाम को याद करो, शांति धाम। में से कौन गया भाई परम धाम, बताइए तो। लेकिन रोज़ मन से हम परम धाम को याद करते हैं और एक दिन हम सच में शरीर छोड़ के आत्मा
परम धाम चली जाएगी। ऐसे ही हम अपने पांचों स्वरूपों का जो अभ्यास करते हैं कि मैं देवकुल की श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, तो नहीं ना, एट प्रेजेंट टाइम में तो नहीं हूँ, पर हम रोज़ देखते हैं अपने आप को। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो, अपना दैवी स्वरूप का चित्र देखो, हमारे में कौन कौन से गुण थे। तो हम क्या करते हैं, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। और हम सबका अनुभव है, जैसे जैसे हम ये सारे अभ्यास करते हैं, हमारे अंदर के दिव्य गुण जागृत होते जा रहे हैं। तो ये है पावर विजुअलाइजेशन की। आज जो हम विजुअलाइजेशन और रिफ्लेक्शन, इन दोनों टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। और ये दोनों टेक्निक्स बाबा ने अपने ज्ञान में 100% बहुत अच्छे से यूज़ की है। हमें इनके साइंटिफिक नाम नहीं मालूम है, लेकिन हम कब से ये करे ही जा रहे हैं। हम रोज़ 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, परम धाम को याद करते हैं, साकारी आकारी निराकारी की ड्रिल करते हैं, विश्व को सकाश देते हैं। ये सब विजुअलाइजेशन है ना। तो हम देखते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को। और इसमें क्या होता है, गाइडेड इमेजरी। जैसे हम किसी को कमेंट्री देते हैं, गाइड करते जाते हैं, वो चित्र बनाते जाते हैं, है ना। फिर कुछ दुनिया में जो लोग विजुअलाइजेशन को यूज़ करते हैं, तो वो कई बार विजुअलाइजेशन मतलब किसी चीज़ को बार बार देखना, चाहे मन से चाहे बाहर से। तो लोग वैसे चित्र, विजन बोर्ड्स बना करके रखते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, अपना फ़ोटो निकाल के रखेंगे कि मैं एक दिन ऐसी बन गई हूँ, ऐसा काम कर रही हूँ, ऐसी गाड़ी में से उतर रही हूँ। तो उसको कहते हैं विजन बोर्ड्स। तो वो भी दुनिया में लोग यूज़ करते हैं। फिर तीसरा है मेंटल रिहर्सल। बार बार हम जो स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं ना, चलते फिरते। कुछ दिन पहले एक मुरली पढ़ रहे थे, बाबा ने कहा तुम धरती के सितारे हो, तुम्हें इस विश्व को रोशन करना है। अब बार बार ये बात अगर अंदर आती है, तो ये क्या है, मेंटल रिहर्सल। बार बार दिखाई देता है हम सितारे हैं, धरती के सितारे हैं, हमसे लाइट निकल के पूरे विश्व को रोशनी दे रही है। तो ये क्या है, मेंटल रिहर्सल। और अफर्मेशंस, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरा जीवन बहुत श्रेष्ठ है, मैं भाग्यवान हूँ, भगवान मेरे साथ है। ये सब क्या है, अफर्मेशंस, है ना। बातें सारी कुछ कुछ एक जैसी ही है, पर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस भी है। और देखते हैं विजुअलाइजेशन के बारे में कि विजुअलाइजेशन, हम तो चलिए राजयोग में आता है विजुअलाइजेशन, हम सब कर रहे हैं। दुनिया में लोग विजुअलाइजेशन का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और इससे फ़ायदा क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इससे हमारा परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। जैसे हम सबका हुआ, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, याद करते 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 वो क्रोध के, वो चिड़चिड़ के, वो ईर्ष्या के, वो नफ़रत के संस्कार कम होते गए, हम बेटर बनते गए, तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। ऐसे ही दुनिया में भी जो बच्चे रोज़ विजुअलाइज करते हैं कि मैं डॉक्टर बन गई हूँ, मेरे गले में स्टेथोस्कोप है, मैंने कोट पहना हुआ है, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हूँ, उन बच्चों का भी देखा गया है बहुत सारी स्टडीज़ में कि उनका जो परफॉर्मेंस होता है, जो बच्चा अपने आप को उस लेवल पर विजुअलाइज कर पाता है, उसका रिस्पॉन्स, उसका रिजल्ट। और एक बच्चा जो बस पढ़े ही जा रहा है पर वो ये देख ही नहीं पा रहा है मैं क्या बन रहा हूँ, उसके रिजल्ट में फ़र्क होता है। जैसे 2 बच्चे हैं, दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों पढ़ते बहुत अच्छा हैं, लेकिन एक बच्चा जब पढ़ता है तो वो अपने आप को एक आईएएस के लेवल पर देख पाता है कि मैं अफसर बन गया हूँ, मैंने वर्दी पहनी है, लोग मुझे साफ साफ कह रहे हैं, मैं ऑफिस में बैठ के फाइलें साइन कर रहा हूँ, ऑर्डर निकाल रहा हूँ। दूसरा बच्चा बस पढ़े ही जा रहा है, वो ये सोच ही नहीं पा रहा कि मैं एक दिन ऑफिसर बनूंगा। तो क्या होता है, जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो जिस बच्चे को दिख रहा है कि वो ऑफिसर बनेगा, वो तो बड़ा खुश होता है और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख कर आता है। लेकिन जो बच्चा विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहा होता है, वो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले कई बार ऐसे कहता है, मुझे नर्वसनेस हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, पता नहीं मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे बच्चे कई बार एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते हैं, उन्होंने साल भर 2 साल बहुत सारे पैसे खर्च करके, बहुत सारा समय लगाकर पढ़ाई की होती है, पर वो देख नहीं पाए अपने आप को उस स्तर पर, तो वो कर नहीं पाते हैं। तो ये है बेनिफिट विजुअलाइजेशन के कि हमारे इमोशंस भी इससे बैलेंस होते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर डर लगा रहता है, अंदर में घबराहट रहती है, लेकिन दिख जाता है तो ईजी हो जाता है। और मोटिवेशन बढ़ता है, हमारी प्रेरणा बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और स्ट्रेस और रिलैक्सेशन से भी
फ़ायदा होता है, इसमें भी फ़ायदा होता है। अब हम अच्छा विजुअलाइजेशन कब कर पाएंगे? जब उस विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में हमारी पांचों सेंसेस यूज़ हों। हम आँखों से कुछ देखें, है ना, जैसे सतयुग में हम देखते हैं अपने को देव स्वरूप में, फिर पुष्पक विमान देखते हैं, बड़े बड़े फल देखते हैं, तो हमारे आँखें बिजी है। फिर हम सुनते हैं मुरली की धुन बज रही है, पानी बह रहा है, तो कान भी फिर बिजी हो गए, है ना। तो ऐसे एक एक, और फिर हम बात करते हैं बहुत सुहावना सुंदर मौसम है ना, या हम उसमें बात करते हैं अपने देव स्वरूप में कि हम इष्ट देव या देवी हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, वो दुखी हैं और हम दाता बन के दे रहे हैं, इस तरह के करते हैं। तो हमारा मन भी उसके साथ में, हमारे इमोशंस भी कनेक्ट हो गए। कहीं हम घंटी बजती हुई सुनते हैं, है ना। तो इस तरह से हम आँखें, हमारा कान, हमारी भावनाएं, हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं, स्मेल ना, मंदिर में अगरबत्तियों की खुशबू आ रही है, चंदन की खुशबू आ रही है, फूल मालाएं भक्त चढ़ा रहे हैं, उसकी खुशबू आ रही है, और फिर कुछ टच किया, ठंडा ठंडा जल डाल रहे हैं हम, अगर हम खुद भक्त हैं तो हम शिवलिंग पर जल डाल रहे हैं, कुछ इस तरह से। तो अच्छा विजुअलाइजेशन का अनुभव तभी होगा जब हमारे ये पांचों सेंसेस एंगेज हो जाएंगे, नहीं तो इनमें से कोई ना कोई कर्मेंद्री हमको वापस इस दुनिया के अनुभव में ले जाएगी। तो हम सब करें विजुअलाइजेशन, सब रेडी है, एक्टिव, फ्रेश, ओके। इसके फ़ायदे क्या हैं? हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जैसे कई बार कुछ लोगों को शारीरिक तकलीफ़ होती है तो उनको जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पर भी उनको विजुअलाइजेशन कराया जाता है कि आप देखिए, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आप चल पा रहे हैं, आप दौड़ पा रहे हैं, आप खड़े हो पा रहे हैं, है ना, और आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ करते ठीक से कर रहे हैं। तो ये भी एक विजुअलाइजेशन का बेनिफिट है अपना गोल अचीव करने के लिए, जिस पर हमने बात ही कर ली, और औरों को भी सकारात्मक वाइब्रेशंस देने के लिए। चलिए अभी हम सब फिर विजुअलाइजेशन करेंगे। अब सभी सीधा होकर के बैठेंगे, और अगर आप अपनी कुर्सी से थोड़ा सा आगे होकर के बैठेंगे तो आपकी बैकबोन स्ट्रेट रहेगी। जैसे पूरा पीछे होने की जगह ऐसे बैठिए तो हमारी बैकबोन ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगी, उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सीधी हो जाएगी, है ना। चलिए अब हम विजुअलाइजेशन करेंगे। गहरे लंबे सांस लेंगे, फील करें अपनी हर एक श्वास को। जैसे जैसे मैं यहाँ से बोलूँगी इनहेल तो आपको सांस अंदर लेनी है, जब मैं बोलूँगी एक्सहेल तो आपको श्वास बाहर छोड़नी है। इनहेल, एक्सहेल। सभी जागृत होके बैठे, कोशिश करें आंखें खुली हो। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपने दोनों पाँव को धरती पर टच करके फील करें, नीचे के मैट को। अपने दोनों हाथ आपस में टच करके फील करें इस भौतिक शरीर की उपस्थिति को। और कुछ देर के लिए जैसे जैसे यहाँ से गाइडेंस मिलता जाए वैसे वैसे अपने मन को उन्हीं दृश्यों के साथ आगे बढ़ाते जाएं। फील करें हम सभी यहाँ से उठे और उठ कर के अपने फुटवेयर पहने और बाहर ही गेट, गॉडली पैलेस के गेट के अंदर एक बहुत सुंदर वाइट कलर की बस खड़ी है। न्यू ब्रांड बस, वाइट कलर की। उस पर एक तरफ लिखा है गॉडली पैलेस ब्रह्मा कुमारीज मेहसाना,
और दूसरी तरफ लिखा है राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। ये दोनों लाल अक्षरों से लिखे हैं सफ़ेद रंग की खूबसूरत बड़ी सी एसी बस पर। और बस में जहाँ शीशा होता है आगे की तरफ, वहाँ लिखा है होली हंस। वो नीले रंग से लिखा है। और अभी अभी ये अनाउंसमेंट हुई कि हम सभी को इस खूबसूरत बस में बैठ के एक बहुत सुंदर जर्नी के लिए जाना है। तो बहुत उमंग उत्साह और खुशी से हम सब इस बस में चढ़ते जा रहे हैं। देखिए अपने आप को बस में चढ़ते हुए, और बस की एक फेवरेट अपनी सीट पर, चाहे विंडो साइड की सीट, चाहे और पीछे की आगे की किसी भी सीट पर जाकर बैठ जाइए। फील करें इस बस को, उसकी कंफर्टेबल गद्देदार कुर्सियों को। और जैसे ही पूरी बस भर गई, हम सभी बैठ गए। ये बस चल पड़ी है कॉडली पैलेस के बाहर से होते हुए। 10-15 मिनट तक ये बस चलती रही और एक बहुत सुंदर और विशाल गार्डन के बाहर ये बस आकर के रुक गई है। और बहुत सुंदर बोर्ड इस गार्डन के बाहर लगा है, जिस पे स्वर्ण अक्षरों से लिखा है गॉडली गार्डन। हम सभी बस से उतरकर इस गार्डन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर प्रवेश करते ही ठंडी ठंडी हवा के झोंके शरीर को स्पर्श कर रहे हैं। देखें पेड़ों को हिलते हुए, हवा को फील करें और पशु पक्षियों की चहकने की आवाज़ों को फील करें। कितनी सुंदर पक्षियों की चहकने की आवाज़ें आ रही है। चलते जाएं एकदम आश्चर्य और आनंद प्रसन्नता के साथ साथ इस गार्डन में जो पगडंडी बनी हुई है उस पर अपने कदम बढ़ाते जाएं। फरिश्तों का ये काफिला चलता जा रहा है। फील करें। आगे चलते चलते दोनों तरफ एक बहुत सुंदर गुलाब गार्डन आया, जिसमें रंग बिरंगे हजारों गुलाब के फूल लगे हुए हैं और उनकी सुगंध पूरे वातावरण में फैली हुई है। फील करें उस प्रकृति के इन गुलाबों की खुशबू को। थोड़ा और आगे चलते गए तो एक छोटा सा पॉन्ड, छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है और उसी के कोने में एक ब्यूटीफुल और छोटा सा शिव मंदिर भी दिख रहा है। बहुत उमंग उत्साह के साथ घने घने वृक्ष, लताएं, रंग बिरंगे पुष्पों को देखते हुए हम चले मंदिर की ओर। मंदिर में शिवलिंग रखा है, गीत बज रहा है धीरे से, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। इसको फील करें। मंदिर में अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, घंटियाँ बज रही है और वहीं पर एक बाल्टी में जल रखा है जिसमें बील पत्र हैं और एक तांबे का लोटा है जिससे सभी शिवलिंग पर जल डाल रहे हैं। हमने भी उस लोटे को उठाया और शिवलिंग पर जल डाला। जैसे ही जल ने स्पर्श किया, एकदम ठंडक का एहसास हुआ और बहुत प्रेम से, बहुत भावना से हमने इस सुंदर से श्वेत शिवलिंग पर जल डाला।
जैसे जैसे ये जल इस शिवलिंग पर हम डाल रहे हैं, जैसे मेरे मन के भी सारे भाव, सारी भावनाएं जो ऊपर नीचे हो रही थी वो भी शांत होती जा रही है। मन पूरी तरह से रिलैक्स। और हर एक ने जल डाला, आनंद का, खुशी का अनुभव किया, अपनी सारी बातें जल के साथ साथ उस शिव परमात्मा को सौंपकर फिर से उसी पगडंडी से होते हुए घने घने वृक्ष, लताएं, रंग बिरंगे पुष्प और पक्षियों की चहकने की आवाज़ों को सुनते हुए इस प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव लेकर सारी शारीरिक और मानसिक थकान को मिटाकर फिर से हम बाहर की ओर आ रहे हैं। चलते चलते फिर से पहुंच गए अपनी इस बस के पास और फिर से चढ़ के अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। पर अब मन शांत, रिलैक्स, आनंद और खुशी का अनुभव कर रहा है। सभी जैसे एकदम शांति से मुस्कुराते हुए इस बस में बैठे हैं। और ये बस गोल्डन गार्डन के बाहर से फिर से रवाना हुई और चल पड़ी फिर से अपने डेस्टिनेशन की ओर, गॉडली पैलेस की ओर। और कुछ ही देर में हम पहुंच गए गॉडली पैलेस के अंदर। बस फिर से खड़ी हुई, हम बस से बाहर आए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे शांत, स्लीपर्स बाहर खोली और धीरे धीरे कदम बढ़ाकर पुनः अपने स्थान पर इस खूबसूरत सभागार में हम सभी पहुंच गए। फिर से गहरा लंबा सांस लें और फील करें इस रिलैक्सेशन को। आप सभी अपनी नोटबुक खोलेंगे और जिसने जो अनुभव किया वो नोट करेंगे। हो सकता है बहुत सुंदर अनुभव किया, हो सकता है आधे रास्ते तो किया फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, किसी को नींद आ गई, किसी को बहुत रिलैक्सेशन हुआ, किसी को कुछ और अनुभव हुआ। जो भी जिसने अनुभव किया है उसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे सभी। सभी को लिखना है, चाहे एक लाइन लिखें चाहे एक पैराग्राफ लिखें, पर सबको लिखना है। अच्छा, किस किस को वाइट कलर की बस दिखाई दी थी? ओके। किस किस को उस पर लिखा हुआ लाल अक्षरों में दिखाई दिया था? ओके। होली हंस लिखा हुआ, कौन से कलर से लिखा था होली हंस? ओके। गार्डन का नाम क्या था? अंदर जाते क्या सुनाई दिया? और फूल कौन से थे? कितने थे? दिखे थे बहुत सारे। ओके। मंदिर किसका था? शिव जी कौन से कलर के थे? वाइट कलर के। पानी चढ़ाया आपने? जल चढ़ाया था? जल में क्या मिला हुआ था? पील पत्र। ओके। और खुशबू किसकी आ रही थी मंदिर में से? अगरबत्ती की। और आवाज़ किसकी आ रही थी? घंटे की। और जब जल चढ़ाया तो मन कैसा हुआ था? शांत हुआ सच में? ओके। तो दिस इज़ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। हम में से कोई उठ के गया यहाँ से? कितने लोग थे जो उठ के गए यहाँ से? मन से सब गए थे और हम बहुत सुंदर अनुभव करके वापस आ गए। ऐसे ही हम जो मेडिटेशन कराते हैं अपनी ऑडियंस को, उनके लिए थोड़ा सा अगर हम इनिशियली ऐसे सिंप्लीफाई करके कराएं तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि हाँ ये हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ भी वो नहीं था ना। और कोई आपके पास की कोई ऐसी जगह होती हो जहाँ पर जा सकते हैं सुंदर सी, है ना, तो आप उस जगह पर ले जा सकते हैं। कोई एक जो गार्डन जो देखने की पहाड़ी है, ये है वो है, आप उसी स्थान पर ले जा सकते हैं इस तरह से। तो और अपने हिसाब से इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं।
पर ये जो 5 चीज़ें थी, कुछ सुनाई दिया, कुछ टच किया, क्या टच हो रहा था हमको? क्या क्या टच हुआ था? एक तो पानी टच हुआ था और ठंडी हवाएं टच हुई थी, है ना? तो ऐसे ही ये जो 5 चीज़ें हमने देखी, ये पांचों यूज़ करके हम करेंगे। और इवन हम जो अपना जो स्वदर्शन चक्र 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, उसमें भी भाई बहनों को आप ट्राई करिएगा। तो क्लास में भी हम अपने भाई बहनों को जो हमारे रोज़ के योग के अभ्यास हैं, उनमें भी अब आप ये पांचों चीज़ें डाल करके फिर योग कराइएगा कमेंट्री से, तो भाई बहनों को बहुत अच्छा अनुभव होगा, बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए। तो हमने बात की, अभी विजुअलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। इसको कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। जैसे हम आईने में फ़ोटो देखते हैं ना, शीशे में, तो जो शक्ल हमें दिखाई देती है ना शीशे के अंदर, वो रिफ्लेक्शन एक फिज़िक्स का प्रोसेस है, उसके थ्रू दिखाई देती है ना। लाइट रिफ्लेक्ट होती है और फिर वो हमको हमारा चेहरा दिखाती है। तो जैसे एक आईना हमको बाहर से अपने आप को दिखाता है, और मान लीजिए ये आईना है, मैंने देखा है बाल ठीक नहीं हो रहे हैं, पल्ला ठीक से नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ठीक कर लेंगे ना, क्योंकि हमको दिख गया कि ये गड़बड़ है। ऐसे ही रिफ्लेक्शन एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने आप को आंतरिक रूप से देख पाते हैं। जब देखेंगे तब तो ठीक करेंगे, दिख ही नहीं रहा है तो ठीक करना भी तो डिफ़िकल्ट है। जैसे हमें औरों को देखना कितना आसान है ना, हम सारा दिन देख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं, चाहे हम अभी क्लास में हैं, नहीं तो किचन में होंगे, कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ तो दिख ही रहा है। लेकिन रिफ्लेक्शन एक ऐसी विधि है जिससे हम अपने आप को, अपनी सोच को, अपने संस्कारों को, अपने व्यवहार को देख सकते हैं। तो हम ये भी अभी करके देखेंगे। और इससे फ़ायदे क्या हैं जो हमने बात की? एक तो हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने अंदर करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो करेक्शन मुझे कोई और बताता है, किसी और ने आके कहा चित्रा बहन आपके अंदर ना ये संस्कार है, तो कितना बुरा लगेगा ना। और अगर वो मुझे ही दिख गया कि मेरे अंदर ये संस्कार है, तो चेंज करना कौन से केस में ईजी है मेरे लिए? जब खुद ने रियलाइज़ कर लिया तो चेंज करना आसान है। दूसरा बोलता है तो हम पहले तो मानने को तैयार नहीं होते मेरे को ऐसे कैसे बोला, मैं तो ऐसी हुई ही नहीं, है ना। तो इसीलिए, और आप देखिए हमारे ज्ञान में बाबा ने जो हमें रात को पोता मेल लिखने की विधि बताई है, ये क्या है? ये सेल्फ रिफ्लेक्शन है। चेक करो हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, चेक करो कितने हैं पाप और कितने हैं पुण्य, चेक करो कि हम सुख देते, दुख नहीं दिया तो सुख कितनों को दिया, अच्छा दुख दिया नहीं पर दुख लिया तो नहीं, चेक करो कि हमने कोई परचिंतन तो नहीं किया। ये सब क्या है? ये सब रिफ्लेक्शन है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये ऑलरेडी ही हमारे राजयोग में एडेड है, पर हमको ये साइंटिफिक नाम बाबा ने नहीं बताया था। बाबा ने तो बहुत प्रेम पूर्वक हमसे बात की, रिक्वेस्ट की कि बच्चों को रोज़ अपनी जांच करनी चाहिए, है ना। तो रोज़ रात को चेक करना चाहिए, पोता मेल निकालना चाहिए कि मैंने गलत शब्द तो नहीं बोले मुख से, है ना। ऐसे किसी किसी दिन की साकार वाणी हम सभी फील करते हैं ना, कितने प्रश्नों से भरी होती है, ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक, वो पूरी मुरली है सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर, है ना। तो अब इसको दुनिया के हिसाब से इसका नाम सेल्फ रिफ्लेक्शन करके बताते हैं तो उनको अच्छे से समझ में आता है ना, जबकि ये सब बाबा ने हमें ऑलरेडी राजयोग में सिखाए हैं। तो इससे पहले तो हमारी स्वयं के प्रति अवेयरनेस बढ़ जाती है। दूसरा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? अभी हम करके देखेंगे कि हम कोई सिचुएशन को याद करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो हमें अगली बार वो सिचुएशन आती है तो समझ आता है कि पिछली बार इस सिचुएशन में मैंने ऐसा किया था, अब नहीं करूँगी ऐसा, है ना। तो उसमें फ़ायदा होता है, हमारे इमोशंस बैलेंस होते हैं और हमारी डिसीजन मेकिंग, भाई समझ सही आ गया तो फिर हम डिसीजन भी सही ले पाते हैं। तो इसके लिए हम, जैसे अभी आप सब ने लिखा है ना, कुछ लिखा, तो हम अपने नए भाई बहनों से भी कुछ अगर मेडिटेशन के बाद अनुभव लिखवाते हैं तो धीरे 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 उनका अनुभव बेटर होता जाएगा, तो वो रिकॉर्ड भी रहता है। और दुनिया में जर्नलिंग, जैसे जो बाबा ने भी हमें लिखने को कहा हुआ है, लिखो, है ना। हम कितना ही बोल करके सुना दें, पर बाबा ने किसी भी साकार मुरली में तो लगभग ये नहीं कहा कि बोल के सुना दो। बाबा कहते हैं बच्चों को चार्ट लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, है ना। तो लिखना मतलब जर्नलिंग, कि हमारे पास एक डायरी हो जिसमें हम लिखें। हम सब तो
गॉडली स्टूडेंट्स हैं और हम सब विद्यार्थी हैं तो हमारे पास डायरी पेन होते हैं, लेकिन जब से मोबाइल आया है आप देखेंगे दुनिया में डायरी रखने का कल्चर ही ख़त्म हो गया है। किसी के पास आप पूछिएगा ऐसी भरी सभाओं में, कोई थोड़े से लोग 8-10 लोग मिल जाएं तो बड़ी बात है जिनके पास डायरी हो पर्सनल, जिसमें वो कुछ लिखते हों, या तो उनके पास में वो कहेंगे मोबाइल में। मतलब आजकल तो बच्चों को हम पढ़ाते हैं कॉलेज में, वो अपने नोट्स मोबाइल में लिखते हैं। अब उनको मतलब यहाँ से बोलते हैं तो इतना बुरा लगता है कि ये मोबाइल हाथ में लेकर के और लिख रहा है, फिर उनको बोलो मोबाइल से, नहीं मैम ये देखिए मैंने नोट्स लिखे हैं, है ना। तो वो डायरी का तो ज़माना ही ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी डायरी और पेन लेकर के हम नोट करते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है। और इसमें हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, उनके उत्तरों के आधार पर हम सीखते हैं, और जो सीखते हैं, जो समझ आता है, उससे फिर हम अपने आप को, उसी फीडबैक से हम अपने आप को करेक्ट करते हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रिफ्लेक्शन और विजुअलाइजेशन में अंतर क्या है। रिफ्लेक्शन मतलब लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, है ना। कल सुबह कोई घटना हुई थी, मैं उस पर रिफ्लेक्ट कर रही हूँ और मैं उससे सीख रही हूँ। विजुअलाइजेशन मतलब लुकिंग एट द फ्यूचर, है ना। देवता मैं हूँ नहीं ना, पर मैं देख रही हूँ। पर पोता मेल कब निकालना है हमको? रात को, जब आज दिन भर की एक्टिविटीज़ को मैंने देखा। जो पास्ट में हो गया उस पर चिंतन करके हम कोई चीज़ सीखते हैं, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन भविष्य के लिए हम कोई सकारात्मक चित्रण करते हैं, कल्पना करते हैं, उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। तो जो भविष्य के लिए है उसमें हमारे पास में कुछ भी घटित ऑलरेडी नहीं हुआ, पर रिफ्लेक्शन हमारी ही इस ओरिजिनल लाइफ का ही एक पार्ट है। तो अभी हम इस पे अनुभव की ओर बढ़ेंगे। चलिए सभी सीधा होकर के बैठेंगे, पहले की तरह थोड़ा सा आगे निकल के बैठेंगे। गहरे लंबे सांस लेंगे, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करें। हम 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। गहरे लंबे सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अ ओ म का उच्चारण करेंगे। सभी एक साथ शुरू करेंगे। इनहेल, मन शांत, शरीर ऊर्जा से भरपूर। फील करें शरीर की ऊर्जा को, अंग अंग ऊर्जा से भरा हुआ है और मन पूरी तरह से शांत है। शांत मन म्यूजिक की आवाज़ थोड़ा कम करें। मन शांत और शरीर ऊर्जावान, ऊर्जा से प्रस्फुटित। अब इस शांत स्थिति में याद करें अपने उस डेली रेगुलर रूटीन को, जो हम सबसे अधिक जो हमारा रूटीन लाइफस्टाइल है,
उस पर ज़रा गौर करें। किसी दिन विशेष सेवा, विशेष प्रोग्राम है, उस दिन की बात नहीं। जब हम रेगुलर सेवाएं, रेगुलर रूटीन में होते हैं, उस समय अधिकतर दिनों की अपने दिन की शुरुआत को देखें। पिछले 8-10 दिन में जब हम सवेरे उठे थे या उठते हैं तो कितने बज रहे होते हैं और मन की स्थिति कैसी होती है? शक्तिशाली, उमंग उत्साह वाली, रिलैक्स्ड, या कुछ और? थकान, उठना पड़ेगा, समय हो गया, ये सेवाएं हैं, दर्द हो रहा है। किस मन की स्थिति में हम अधिकतर समय उठते हैं? उसके बाद अमृत वेले की क्वालिटी पर नज़र डालें। अधिकतर समय मेरे अमृत वेले योग की क्वालिटी कैसी रहती है? क्या मैं उससे संतुष्ट हूँ? उस 1 घंटे के समय को देखें जब हम बैठते हैं, आंखें खुली होती है या झुटका होता है? चेहरे पर मुस्कुराहट होती है या मजबूरी होती है? अमृत वेले का आनंद आता है या समय पास होता है? उसके बाद देखें, अमृत वेले के बाद से लेकर मुरली क्लास पूरी होने तक के समय को मुरली सुनते हैं या सुनाते हैं, तब की अपनी स्थिति को देखें। मन की स्थिति, चेहरे के हाव भाव और मुरली सुनाने के बाद से लेकर, सुनने के बाद से लेकर 10 बजे तक के अपने समय को देखें, जिसमें हम कुछ कर्मणा सेवा करते होंगे, नाश्ता करते होंगे या और कोई प्रकार की एक्टिविटीज़ करते होंगे। उस समय में देखें अपने मन की स्थिति को, अपने चेहरे के हाव भाव को। ये सब कुछ करते हुए मेरा मुख, मेरे चेहरे के हाव भाव कैसे होते हैं? मेरा औरों के साथ व्यवहार कैसा होता है? क्या यही रूहानी व्यवहार, यही रूहानी हाव भाव, यही रूहानी वार्तालाप मेरे लिए उचित है, या मुझे इससे कुछ और बेटर करना है? देखें अपने नाश्ते की प्लेट को और उसको खाते समय मन की स्थिति, खुशी, संतुष्टता, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भाव, या बस कुछ खाना है, आज फिर से वही बना है, ये ठीक नहीं बना है? कौन सी भाव से, कौन सी भावना से हम उसको स्वीकार करते हैं? उसके बाद हमारा भाई बहनों के साथ का इंटरेक्शन, कि हम अपने सेवा केंद्र पर आने वाले, मिलने वाले हर एक आत्मा के साथ किस तरह से बात करते हैं। देखें अपने शब्दों को, अपने चेहरे के भाव को और अपनी मन की स्थिति को। क्या हम एक सशक्त, शक्तिशाली, उमंग उत्साह वाली शिव शक्ति के रूप में ये सब कर रहे हैं, या कुछ और ही चल रहा है? देखें अपने आप को, अपने व्यवहार को। क्या यही उचित व्यवहार है या और कुछ होना चाहिए? सवेरे 12 बजे तक के अपनी दिनचर्या को ध्यान से देखें। अपने चेहरे के भाव को
कि चेहरा प्रसन्नता का है, खुशी का है, या कोई और ही भाव मिक्स है। अपने मन के संकल्पों को, कि मेरे मन के संकल्प कैसे रहते हैं। सब सेवा मुझे ही करनी होती है, बहुत सेवा है, बहुत गर्मी है। कौन से संकल्पों से हम समय सफल कर रहे हैं। अपने औरों के साथ के व्यवहार को, चाहे साथ की बहनें हैं, चाहे हमारे सेवा केंद्र पर आने वाले भाई बहनें हैं, या और कारोबार अर्थ जिनसे हमारा व्यवहार होता है। और देखें अपने शब्दों को। अधिकतर समय हम कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सवेरे उठने से लेकर के 12 बजे तक के अपने जीवनचर्या का हमने निरीक्षण किया। अपना नोटबुक और पेन खोलेंगे और लिखना शुरू करें जो कुछ दिखाई दिया। कुछ सही दिखाई दिया, कई जगह करेक्शन लगा होगा, वो दोनों बातें नोट करेंगे। सभी को लिखना है, चाहे थोड़ा लिखें चाहे ज़्यादा लिखें। पर अमृत वेले से लेकर 12 बजे तक अधिकतर समय हम जो दिनचर्या फॉलो करते हैं उसके हिसाब से मेरी मन की स्थिति, मेरे मन के संकल्प, मेरे शब्द, मेरा लोगों के साथ व्यवहार किस प्रकार का है, उसको हमने देखा और उसको लिखें। किस किस ने लिख लिया? कौन कौन स्वयं को देख पाए सवेरे से लेकर के 12 बजे तक ये सब कुछ करते हुए? अच्छा, अधिकतर लोग देख पाए। ओके, जो देखा वो सब कुछ सही सही दिख रहा था या कुछ गड़बड़ लग रही थी अपने रोल में? हाँ, सारी एक्टिविटीज सही सही नज़र आ रही थी या कहीं कहीं करेक्शंस नज़र आए? करेक्शंस किस किस को नज़र आए? ओके, सो दिस इज़ द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ कोई बैठ के कितना भी हमको क्लास कराते, कुछ भी करते, लेकिन हमको अभी जो करेक्शन नज़र आए वो हमको नज़र आने मुश्किल थे। लेकिन एक रिफ्लेक्शन से हर एक को अपना करेक्शन, कि किसी को अमृत वेले में करना था, किसी को भाई बहनों से व्यवहार में करना था, किसी को सेवा में करना था, किसी को अपने भोजन पे करेक्शन करना था। हर एक को अपना अपना करेक्शन समझ आ गया कि मैं यहाँ पर ठीक नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर और बेटर करना है। तो अभी क्योंकि हम सब तो बाबा के एंजल्स हैं, हम सबका एक बहुत सुंदर जीवन शैली है ऑलरेडी ही, तो हमने ऐसे किया। लेकिन आप जब दुनिया के लोगों को, स्टूडेंट्स को जब हम कराएंगे तो उनको तो बहुत कुछ समझ में आएगा कि हम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, मैंने तो पूरे 3 घंटे मोबाइल में ही लगा के पूरे कर दिए, मैंने तो पढ़ाई नहीं करी, मैंने मम्मी को गलत शब्द बोल दिए, मैंने अपने हस्बैंड को गलत जवाब दे दिया, मैंने अपने बच्चे से गलत तरीके से बात की, मैंने ऑफिस में काम नहीं किया, थोड़ी काम चोरी करी। लोगों को ये सारे रियलाइजेशंस होते हैं जब वो रिफ्लेक्शन करते हैं, तो क्योंकि बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है लाइफ में, लेकिन पॉज करके कभी सोचा ही नहीं कि ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपनी ऑडियंस को रिफ्लेक्शन करा के और फिर लिखवाना ज़रूर है, नहीं तो देख करके और स्ट्रेस हो जाएगा कि हाँ ये तो सब गड़बड़ है। लिखा तो फिर हम देख सकते हैं कि हाँ हाँ अभी सबने कुछ ना कुछ ये बात भी लिखी होगी ना कि मुझे इसकी जगह ये करना चाहिए, है ना। तो दिस इज़ रिफ्लेक्शन। तो अभी क्लियर हो गया। विजुअलाइजेशन, जब हम भविष्य के बारे में बात करते हैं, उसकी इमेजिनेशन करते हैं, उसका चित्र बनाते हैं, उसको कहेंगे विजुअलाइजेशन। लेकिन जीवन में जो कुछ बीत चुका है, बीत रहा है, उस पर जब हम काम करते हैं तो उसको कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें फिर ये जो हम बात करते हैं राजयोग के फ़ायदे क्या हैं, राजयोग के पिलर्स क्या, आप देखेंगे इस चित्र में एक योगी दिखाया जाता था जिसके 4 स्तंभ होते थे। पर अभी योगी अगर हम कॉलेज में दिखाएं तो वो कॉलेज वाले बोलेंगे आप हमारे बच्चों को क्या योगी बनाने आए हो आप जैसे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर उनके जैसा ही एक बच्चा बिठा दिया।
जो उनके जैसा ही लगता है, लेकिन इस बच्चे का भी जीवन अच्छा कब होगा जब वही 4 स्तंभ वही 4 हैं, पिलर्स वही 4 हैं, लेकिन किसके लिए बना दिए इनको कि एक अच्छे विद्यार्थी के लिए भी पवित्रता आवश्यक है, शुद्ध भोजन आवश्यक है, शुद्ध जीवन आवश्यक है, अच्छी संगत आवश्यक है और जीवन में गुणों का होना आवश्यक है। और इसमें वैसे तो हम सभी इन पर बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, पर आप देखेंगे अगर मैंने शुद्ध जीवन जिया, प्योरिटी अपनाई, तो किसको फ़ायदा हुआ? किसको फ़ायदा हुआ? मुझे। मैंने शुद्ध भोजन खाया तो किसको फ़ायदा हुआ? मुझे। मैंने अच्छी संगत की तो फ़ायदा किसको हुआ? मुझे। तो ये 3 चीज़ें तो मेरे लिए है, लेकिन ये 3 चीज़ें अगर जीवन में धारण की है तो उसका रिजल्ट है कि जीवन में दिव्य गुण आएंगे, और जब ये दिव्य गुण जीवन में आएंगे तो मुझे समाज स्वीकार करेगा कि ये बच्चा सही है। अदरवाइज़ वो कहेंगे इनका तो पता नहीं लाइफस्टाइल ही अलग है, खाते पीते नहीं है, ये तो है ना, कहीं आते जाते नहीं है, पता नहीं इनको तो क्या शौक चढ़ गया है, प्योरिटी की बातें करते हैं, अभी से छोटे छोटे हैं। लेकिन जब इन तीनों के साथ में जब जीवन में दिव्य गुण होते हैं, क्योंकि दुनिया को तो सिर्फ वही दिखाई दे रहे हैं ना, उनको तो हमारे अच्छे व्यवहार से ही कोई फ़ायदा होने वाला है, बाकी हमारी प्योरिटी से उनका तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये चारों स्तंभ आवश्यक हैं, जिसमें फूड की बात आ गई तो ये तमो प्रधान, तमो रजो सतो, और ये भोग लगाया हुआ सतो प्रधान भोजन। ऐसे ही मनसा वाचा और कर्मणा, ये 3 लेवल्स की प्योरिटी है। तो हमें बच्चों को, अगर स्टूडेंट्स हैं या नॉर्मल ऑडियंस है, तो सबसे पहले तो हमारी वाणी और कर्मणा में ना, एक तो हमारा जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, आजकल बात ही ऐसे ही करते हैं, हाथ लगा लगा के कुछ करके, तो बच्चे भी सुनना चाहते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये बातें हम स्टूडेंट्स को कैसे बताएं, पर हमने फील किया है जब हम बच्चों को ये बातें समझाते हैं तो ऐसा लगता है शायद उनको जीवन में ये बातें किसी ने बताई ही नहीं, और परिवारों में भी अब वैसे कल्चर नहीं रहे जहाँ पर कि इस तरह से व्यवहार हो, है ना, एक शिष्टाचार युक्त व्यवहार जिन परिवारों में हो, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई, मम्मी पापा हैं, बच्चा है, अलग से किसी फ्लैट में रहते हैं, मम्मी पापा जॉब पर जाते हैं, तो बच्चों को कुछ लाइफस्टाइल आजकल आती ही नहीं है। पर अगर हम उन्हें ये बातें बहुत नॉर्मल होकर के उनके स्तर पर बात करते हैं तो वो सुनना चाहते हैं और वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इसमें वाचा की प्योरिटी में बच्चे आजकल बहुत सारे गलत शब्द यूज़ करते हैं। बॉयज़ तो छोड़िए, आप लड़कियां भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 11th 12th की ऐसे गंदे उनके पास से गुजरो तो आपको पता नहीं क्या क्या सुनाई देता है। तो बच्चों से जब बात करते हैं तो वाणी की प्योरिटी में ना, हमें कोई भी गलत शब्द, गाली वाले शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो बच्चों को अच्छी लगती है और वो धीरे धीरे यूज़ भी करते हैं। जैसे हमने कॉलेज में एक बार ये कोर्स करा रहे थे, तो 7 दिन हुए, तो बच्चों से पूछा क्या अनुभव है, उसमें रिफ्लेक्शंस भी कराए थे। तो एक बच्चा खड़ा होकर के कहता है, मैम जैसे हमने रिफ्लेक्शन किया ना, उसने भी रिफ्लेक्शन किया होगा, पहले दूसरे दिन कभी किया, तो 7वें दिन वो मुझे कहता है कि मैम मैंने जब ये कोर्स ज्वाइन किया, 7 दिन से मैं रोज़ आ रहा हूँ, मैंने छुट्टी भी नहीं की, और अब मैंने 7 दिन में अपनी एक आदत सुधार ली है बहुत हद तक, कि अब मैंने कोई भी गाली का शब्द बोलना बंद कर दिया है। पहले मेरे मुख से रोज़ ये शब्द निकलते थे, मुझे इतना गंदा लगता था, पर अभी मैंने छोड़ दिया है, और अभी 7 दिन होने आ रहे हैं, मैंने कोई भी गाली नहीं बोली है। तो इससे भी बच्चों का जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत बढ़ जाता है कि अच्छा, मैं अच्छे ही शब्दों का प्रयोग करूँगा। और फिर मनसा प्योरिटी तो एक गहरी बात है। तो कर्मणा और वाचा और फिर मनसा, ऐसे ही गुड कंपनी, जो रोज़ का सत्संग है, अब यहाँ सत्संग लिखें तो उनको बहुत अजीब लगेगा कि कौन सी सत्संग की बातें हो रही है। तो अच्छा संग, जिसमें रोज़ कुछ आध्यात्मिक स्टडी करनी है, अच्छे लोगों का संग करना और अच्छी पुस्तकें पढ़नी है। फिर ये दिव्य गुणों की बात हो गई, मेडिटेशन के बेनिफिट्स हो गए, और अष्ट शक्तियों पर तो फिर आप सभी की महारत है, जिस पे हम सब बात कर ही लेते हैं। तो अष्ट शक्तियों से संबंधित ये सारे पॉइंट्स इस पीपीटी में दिए हैं, जिनको यूज़ करके और अच्छे से हम इस पर क्लास करा सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि इस पर तो फिर बात करने के लिए एक और 1 घंटा चाहिए। तो ये सारी शक्तियाँ हो गई, सहयोग शक्ति, और फिर मेडिटेशन से ये अष्ट शक्तियाँ हमारे जीवन में आती हैं। और इसकी भी एक बहुत सुंदर एक्टिविटी होती है, वर्कशॉप जैसे,
कि सबके ग्रुप्स बना के कोई कोई शक्ति सबको देंगे, फिर उस शक्ति पर उनको कोई स्टोरी, नई स्टोरी, जैसे हम अभी तक सहन शक्ति की कौन सी 2-3 स्टोरीज सुनाते हैं ना, पेड़ वाली है, पत्थर सहन करता है तो वो मूर्ति बन जाता है। अब कोई नई स्टोरी, बच्चों को कहना अच्छा आपको सहन शक्ति समझानी है, कोई नई स्टोरी लाओ जिससे हम सहन शक्ति का एग्जाम्पल दे सकें कि ये सहन शक्ति होती है। उस पर कोई पोयम है ना, नई कविता, वो ही नहीं कि सहन करना तो क्या अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है, वो वाली तो पुरानी हो गई। अब कोई नई पोयम सुनाइए, इस पर नई कोई शायरी बताइए, कोई नया उदाहरण, कोई नया चित्र। अभी तक हम सहन शक्ति में पेड़ वाले ही चित्र यूज़ करते आए हैं ना, कोई नया चित्र होना चाहिए ना जो समझाए कि सहन शक्ति क्या है। और इस पर कोई 3D मॉडल भी बना सकते हैं। तो ऐसे इन शक्तियों पर हम वर्कशॉप्स भी करा सकते हैं नए तरीके से। फिर मेडिटेशन हम कर ही चुके हैं। जो भी हमारे ऑडियंस हैं हम उनको मेडिटेशन के टाइमिंग्स ज़रूर बताएं इस लेसन पर आते आते, कि हम सवेरे 4 से पौने 5 बजे मेडिटेशन करते हैं, शाम को 6:30 से 7:30, दिन में 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल होता है, और सोने से पहले मेडिटेशन और जर्नलिंग, चार्ट राइटिंग होती है। और इन हर एक लेसन में आप देख रहे होंगे कमेंट्री लगी हुई है, तो हम ये कमेंट्रीज यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम खुद सुन सकते हैं, तो हमें भी आइडिया लग जाएगा। और फिर अपना अनुभव जैसे हमने अभी लिखा। ओम शांति, थैंक यू।